हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज से हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो लोग भी क्लास 11th में आए हैं वो सारे के सारे बच्चे प्रमोट होके आए हो। आप लोगों को ये भी पता है, एग्जाम्स तो आपने दिए नहीं है। अब चाहे आप ज्यादा पढ़े थे चाहे कम पढ़े थे, बराबर ही है लगभग सब गवर्नमेंट की नजरों में। तो बट उनको एक मौका भी दिया जाएगा, जैसे कि बोला गया है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट के फैसले से खुश नहीं है। मैथ्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे रेगुलर इंटरवल पर। बस ये आपको अच्छे से पढ़ना है। 11th में जैसे बच्चे ये सोचते हैं कि 11th केवल मस्ती वाली क्लास होती है, उन्हें भी चाहिए, बट साथ में आपको पढ़ाई भी पैरेलल लेके चलनी है। ऐसा नहीं सिर्फ मस्ती करो, क्योंकि देखो मैथ्स की चाहे फिजिक्स की चाहे केमिस्ट्री की बात करो, अगर आप 11th में एक बेसिक लेवल से उसे स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो 12th में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में लगा के। अब ये नहीं है कि आपने 10th कर लिया तो आप एक बहुत बड़े 30 मार्क बन गए, अब तो अपने हिसाब से सब कुछ करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। 11th में जो बच्चे ज्यादा मेहनत नहीं करते, आखिर में उन्हें लास्ट में जाके फिर करनी पड़ती है। अब जैसे आपने मैथ लिया, अब मैथ लिया है तो आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या, एक बार वो भी चेक करें। जैसे सबसे पहले एक बच्चा होगा, उसे नीड है गवर्नमेंट जॉब की, उसे जल्दी से अपनी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या तो उसका पैशन है डिफेंस में जाने का, या उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना नहीं है कि वो आगे सपोर्ट कर पाए, अफोर्ड कर पाए। तो उसके पहले सबसे फर्स्ट ऑप्शन उसके पास होगा इंडियन एयरफोर्स और नेवी। ये दो ऑप्शन उसके पास होंगे सबसे पहले। दोनों ही अच्छी जॉब है, डिफेंस में आपको डिफेंस ट्रस्ट मिलेगा, एकदम लाइफ आपकी मस्त रहेगी। अगर आप इन दोनों जॉब्स में जाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, 11th का मैथ्स, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो मैथ्स को तो मिनिमम एनसीईआरटी लेवल आपको आना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं और उससे ऊपर लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे, जो एनडीए में भी पूछे जाते हैं या सीडीए सॉरी एयरफोर्स में, नेवी में, मैं वहां तक आपको लेकर चलूंगा। अच्छा, मैथ्स के साथ आप 11th की फिजिक्स कवर करो और इंग्लिश सेम 11th में करो, सेम 12th में करो। मैं आज आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एयरफोर्स नेवी क्लियर करोगे, और एक नहीं दोनों के दोनों एग्जाम्स को क्लियर करके आओगे आप। बट ऐसा होगा कब, जब आप पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे। और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बता रहा हूं, आप घर जाके आप 1 घंटे मैथ को दो, 1 घंटे फिजिक्स को, 1 घंटे केमिस्ट्री को, बचे हुए सब्जेक्ट को 1 घंटे, आपको सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। आप 4 घंटे पूरी साल पढ़ो, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना आपके अंदर जब आप 12th में आओगे कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। और 11th का अगर आपने मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 12th का मैथ्स एकदम हलवा लगेगा, जैसे 9th वालों के साथ होता है। 9th का स्ट्रॉन्ग करो, 10th सिंपल लगता है, सिमिलरली 11th का स्ट्रॉन्ग करके आपको 12th का स्ट्रॉन्ग लगेगा। कोई परेशानी, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो, अब काफी सारी चीजें हैं कि आपको जो बोलेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए। जब आप 2 फ्रेंड हो, ये समझो, अब एक की जॉब लग जाए और आपकी ना लगे तो बड़ा बुरा लगता है। सामने वाला आदमी आएगा, वो जो चाहेगा वो कर पाएगा, उसके पास पैसे होंगे, काफी सारी ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, अब जैसे जिस किसी ने एयरफोर्स नेवी में जॉब लगा ली, वो मस्त रहेगा, आराम से पूरी इंडिया घूमेगा, ट्रेनिंग पीरियड उसका बड़ा अच्छा जाएगा, दोस्तों में बड़ी इज्जत बनेगी उसकी, मतलब जब जॉब पर जाएगा तो एकदम राज तिलक टाइप होगा उसका, एक अलग ही मतलब लेवल बनता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। अभी आप जिसके पीछे भाग रहे हो, पता चला कि जॉब लगने के बाद वो आपके पीछे भागेंगे, फिर वो भागेंगे, आप एक के पीछे भागोगे, आपके पीछे 10 भागेंगे। समझ रहे हो, हर किसी के साथ ही है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम मस्त रह के पढ़ाई करो, टेंशन किसी चीज की लेनी नहीं है। अच्छा, इसके बाद कुछ बच्चे और ऊपर लेवल तक जाएंगे, उन्हें लगता है कि मैं जाऊंगा तो डिफेंस में, बट एज अ ऑफिसर जाऊंगा, मैं सोल्जर नहीं जाऊंगा। उनके लिए है एनडीए। अब जो लोग एनडीए ट्राई करेंगे, तो देखो, अगर सिर्फ आपको एनडीए में सिलेक्शन चाहिए, हालांकि एनडीए का लेवल आप लोगों को भी पता होगा एनसीईआरटी से थोड़ा सा अबव रहता है, बट अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी करके जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी से उसका रिटर्न निकाल दोगे। क्यों? आपको पता है, देव यूपीएससी से कंडक्ट कराएगा, और यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कराता है वो सारे के सारे ग्रेड के होते हैं। कभी भी यूपीएससी में ऐसा नहीं हुआ कि 70% कट ऑफ चली जाए, मैक्सिमम आपकी जाएगी तो 40 to 45%। मतलब अगर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको सिर्फ उनमें से 50 करने, एक तरीके से देखा जाए तो, हाँ या ना। तो अब आप एक चीज सोचो, जब एग्जामिनर एग्जाम सेट करेगा तो क्या वो 100 में से 50 क्वेश्चन भी आपके लेवल के नहीं देगा, एनसीईआरटी लेवल के नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। इसका मतलब अगर आप एनसीईआरटी पर एक बहुत अच्छी कमांड बनाए हुए हो तो आपको
इस एग्जाम को क्रैक करने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात आप समझ रहे हो? तो आपको, और सब कुछ किसका खेल है? सिर्फ 11th 12th एनसीईआरटी। आपको लग रहा है कि नहीं मैं अलग से पढ़ सकता हूं, हम अलग से भी वीडियोस बनाएंगे, एनडीए की कुछ अलग से टॉपिक्स की बनाएंगे। इसके बाद आता है, कुछ बच्चों ने सोच रखा होगा कि उन्हें बीटेक करना है, जेई मेंस या जेई एडवांस देना है। क्या करना है? जेई मेंस या जेई एडवांस देना है। तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि दोनों एग्जाम्स में जमीन आसमान का फर्क है। इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में बिल्कुल ही डिफरेंस है। यहां और एनडीए का सिलेबस लगभग आपका जेई मेंस से मैच करता है। आप अगर एनडीए को थोड़ा सा अबव करोगे तो आप जेई मेंस लेवल पर पहुंच जाओगे, बट एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि हम आपको कोशिश करेंगे कि जेई मेंस के लेवल तक लेके जाएं, एडवांस की अलग से वीडियोस बनाएंगे वो, लेकिन वीडियोस हम तभी बनाएंगे जब आपका रेस्पॉन्स आएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमें वीडियो समझ में आ रही है, आगे वीडियोस बनाई जानी चाहिए। मेहनत करेंगे हम लोग भी, आप लोग भी अपने साथ मेहनत करो, मस्त रहो, टाइम टेबल के हिसाब से हर चीज का टाइम टेबल बनाओ। आप 11th में हो, आपको लग रहा होगा कि नहीं पूरी साल ऐसे ही निकल जाएगी, बट आप ये सोचो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल है। इन 2 साल में आप इतना आगे जा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतना पीछे जा सकते हो कि जिंदगी भर सोचते ही रहोगे। समझ रहे हो? इसीलिए आपने मैथ सेलेक्ट किया है अपना सब्जेक्ट, तो बहुत सोच समझ के किया होगा। इस बैकग्राउंड में अगर आप जा रहे हो तो बहुत कुछ सोच के आए हो, इसीलिए उस चीज को पूरा फुलफिल करो। आपके पेरेंट्स के बहुत सारे एस्पायरेशंस होंगी, हमारा बेटा ये करेगा वो करेगा, तो उन्हें फुलफिल करो, ठीक है? क्योंकि आप उन्हें सिर्फ एक खुशी दे सकते हो अपनी जिंदगी में, वो भी जॉब लगाकर अच्छे मार्क्स लाकर, और वो आपको अपनी जिंदगी की सारी खुशी देते हैं, कि नहीं? तो बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी मैं अलग से 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है, हर वक्त एकदम जोश में तरोताजा तरीके से फील करते। सेल्फ मोटिवेशन एक सबसे बड़ा मोटिवेशन, ये बात आप याद रखो। आपको मैं आज मोटिवेट कर दूं, आप सोचोगे कि भाई मैं मोटिवेट होगा, घर जाके पूरी रात पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं। आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, परसों धीमे धीमे करके कम हो जाएगा। बट अगर आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होगा तो मुझे ये चीज करनी क्यों है आखिरकार, तब जाके आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। और जितनी आपके अंदर जान है सारी जान लगा दो अपना जो आपका गोल है उसे पाने में। हालांकि 2 गोल मत बनाना, एक ही गोल पर फोकस करना, दूसरा वाला गोल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये बात फैक्ट है, ठीक है? हालांकि मुझे एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इस चीज का मतलब श्योरिटी देता हूं कि ये सब होगा। कब होगा? जब आपका एक लेवल होगा। हर आदमी रैंक और पोजीशन के पीछे भागता है, तो पहले आप उसे अचीव तो करो। जिंदगी कहीं जा नहीं रही, यही रुकी हुई है आपके साथ, बट आप पहले उस लेवल तक पहुंचो। अपने आप को इतना बनाओ कि आदमी एक बार सोचे जरूर, इग्नोर करने से पहले भी एक बार तो सोचे कम से कम। अब ऐसा क्यों बनाने के मूड में डायरेक्ट ही बगैर सोचे समझे काम खत्म। समझ रहे हो? चलो अब फिर हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। कोई परेशानी? आज का हमारा मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर। और सबसे बड़ी बात 11th में अगर आप इसे पढ़ के चलोगे तो पूरे 12th में सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे जहां आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेगी, वरना हर एक चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाली है। तो हम एक बहुत अच्छे लेवल से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और भी जो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बाहर से, एक अच्छे लेवल से पढ़ के चलेंगे, ठीक है भाई? चलो आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बस 1 मिनट आप वेट कीजिए तब तक। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? आप लोग भी स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ के चलो। जैसे अब चैप्टर नंबर है आपके पास 3rd, ट्रिग्नोमेट्री। आप 10th में पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री, उसी से हम थोड़ा सा बेस और ऊपर बढ़ा के चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखो, आपको सबसे पहले एक चीज इसके बारे में पता रहती है कि सिर्फ और सिर्फ हम ट्रायंगल की बात करते हैं, हाँ या ना? सिर्फ किसकी बात करेंगे इसमें? ट्रायंगल की। ट्रायंगल के अलावा हम किसी दूसरे फिगर में नहीं जाएंगे, ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल के अंदर भी किसकी ज्यादातर बात करेंगे हम? ट्रायंगल के एंगल्स, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और इसमें आपको 2 चीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल होता है एक आपके सामने? पॉजिटिव एंगल। 2 साइड है, एक ये साइड है और एक आपके सामने ये साइड है, ठीक है? इसे इनिशियल बोलते हैं, इसे टर्मिनल बोलते हैं, उतना कोई उसका लॉजिक नहीं है। अगर आप अपने एंगल को एक तरीके से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो तो ये आपके सामने कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर आप अपने एंगल को नेगेटिव एंगल जब हम बोलेंगे तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है? आप एक आपके सामने ये साइड है और दूसरी साइड ये, जब आप इधर अपने एंगल को लेके आओगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका? नेगेटिव।
मतलब अगर ये ऊपर 50 है तो नीचे कितना हो जाएगा आपके सामने -50 हो जाएगा। दो एंगल आपके समझ में आए। क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस, घड़ी के हिसाब से घड़ी ऐसे करके चलती है। क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या एंगल मिल रहा है नेगेटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तरीके से तो आपको कैसा एंगल मिल रहा है पॉजिटिव एंगल मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कब, जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था साइन 90 माइनस, 10th में साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट था, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमारे काफी ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, अब एक ये एंगल है, आपने एंगल लिया, जैसे कि आपको बताया फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, ऐसे एंगल को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, मतलब यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल कौन कौन सी है? पहली है आपके पास डिग्री, जो अभी तक आप यूज कर रहे थे, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये डिग्री वाला था। अब हम सेकंड वाला भी पढ़ेंगे आपके सामने, वो होगा आपके सामने रेडियन। रेडियन मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं रेडियन। तो एंगल के दो यूनिट्स होंगे, एक आपके पास डिग्री होगा, एक रेडियन। हालांकि दो अलग होती हैं, एक स्टेरेडियन और होती है, वो हमारे सिलेबस में अभी इतनी नहीं है, वो आगे वाली एक अलग बात है। हमें सिर्फ किस पर फोकस करना है, डिग्री पर और रेडियन पर। अब हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन एंड रेडियन इन डिग्री, क्या क्या इनका सिंबल होता है। जैसे कोई एक एंगल है, हम इसे बोलेंगे थीटा डिग्री, अगर इसके ऊपर एक डॉट लगा होगा तो किसको माना जाएगा, वो डिग्री का सिंबल। अगर इसके ऊपर कुछ ना लगा हो या सिर्फ सी लिख के दे दे तो वो आपका किसमें माना जाएगा, रेडियन में माना जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया, डिग्री मतलब ऊपर पॉइंट होगा, रेडियन मतलब आपके ऊपर क्या लिख के दे सकता है, आपको सी लिख के दे सकता है। इसे लिखो, तब तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे पढ़े, तो आपको दोबारा से एक बार लिखो, डिग्री मेजर। कौन सा मेजर, डिग्री मेजर। दूसरा है आपके सामने रेडियन मेजर, एक बार मैं लिख के आपको दिखाता हूं, रेडियन मेजर। तो देखो आपने बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा, 45 डिग्री ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, 60 डिग्री ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, माइनस के 420 डिग्री ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, एटसेट्रा। ये आपका किसका मेजर है, डिग्री मेजर है। रेडियन में हो सकता है 1c लिख दे या खाली 1 लिख दे, तो आप क्या समझोगे ये किसमें है, रेडियन में। आपको लिख देगा माइनस के 1/1/2 सी लिख दे, या हो सकता है डायरेक्टली आपको 1/1/2 लिख दे। तो ऐसे काफी सारे एंगल्स आपके किसमें हो सकते हैं, रेडियन में हो सकते हैं। कोई परेशानी? तो ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि डिग्री मेजर में मतलब डिग्री ऊपर लगेगी, रिप्रेजेंटेशन में ऊपर एक डॉट लगेगा, एक तरीके से सर्कल थोड़ा सा छोटा, रेडियन में ये लगेगा। अब मेन इंपोर्टेंट काम क्या है कि आप डिग्री को रेडियन को इंटर कन्वर्ट कैसे करोगे। जैसे आपने पढ़ा है ना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, इंपोर्टेंट कन्वर्जन है। ऐसे ही अभी तक जब हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो हमारे लिए इंपोर्टेंट पार्ट क्या था, डिग्री मेजर। लेकिन जब हम 11th की बात करेंगे या 12th की बात करेंगे तो आपको 90% जगह पर क्या यूज करना है, रेडियन मेजर यूज करना है। हमेशा वो पाई या 2 पाई में हैंडल करेगा, π/2 3π/2, न कि 45 डिग्री 90 डिग्री इनमें हैंडल करेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। हालांकि यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रिलेशनशिप, बट अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन के बारे में। ठीक है, चलो आगे पढ़े। तो थोड़ा हंस के पढ़ो, पढ़ाई को बर्डन मत बनाओ, मस्त रह के पढ़ाई करो। बर्डन बनाओगे तो देखो दिक्कत होगी, है ना। बर्डन किसी चीज का नहीं बनाना चाहिए जिंदगी में। चलो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो क्या होता है, तो पाई जो वर्ड होगा वो आपका रेडियन में होगा। होता क्या है, 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं 1 पाई की वैल्यू निकालूंगा तो वो किस में आ जाएगा, 360/2 कर हो गया 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू आपके पास 360 डिग्री। अच्छा, इसके बाद अगर मैं सिर्फ यहां से 1 की वैल्यू निकालूं, किसकी, 1 की, उसके ऊपर लगाने की कोशिश करूं रेडियन, ना लगाऊं तब भी कोई बात नहीं है भाई, 1 बराबर है 1 रेडियन, वो आएगा आपके सामने 180 डिग्री अपॉन पाई। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को रेडियन से किसमें कन्वर्ट करोगे, डिग्री में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई। मतलब क्या, रेडियन टू डिग्री, रेडियन
2 डिग्री। जैसे आपको पता है एक दर्जन में 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम जिस किसी के भी दर्जन, जैसे 5 दर्जन में निकाला तो 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही एक रेडियन में इतने डिग्री होता है। अगर हमें 2 रेडियन, मान लो 2 रेडियन के बारे में पता करना है या π/2 रेडियन के बारे में पता करना है, जैसे कि हमें पता करना है कि π/2 जो रेडियन होगा वो डिग्री में कितना होगा, π/2 रेडियन होगा डिग्री में कितना होगा। वैसे तो आप डायरेक्टली बोल दोगे, इसकी जगह पर क्या लगा दो 180 अपॉन 290, बट एक स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। हम क्या करेंगे, π/2 डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब ऊपर क्या आएगा डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 90 बार, मतलब ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, जब आप रेडियन से किस में कन्वर्ट करोगे डिग्री में, कितने का मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। सिमिलरली अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं, किसकी 1 डिग्री की, तो वो आपके सामने आएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ, आपका रेडियन से डिग्री वाला नीचे वाला हो गया, और ये हो गया आपका डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। दोबारा एक बार देखो, आपको 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री, 1 पाई की वैल्यू 180 डिग्री। अगर आप यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे जो कि एक रेडियन वैल्यू है, वो आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। 180 डिग्री अपॉन पाई आया, आपने एग्जांपल के तौर पे लिया, मान लो π/2, π/2 लिया, तो आपने किसका मल्टीप्लाई करना है उसमें 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 180 कितने टाइम्स कटेगा 90 टाइम्स, मतलब π/2 रेडियन का मतलब कितना है 90 डिग्री। ऐसे ही अगर आप अब डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालो 1 डिग्री की, 1 डिग्री की आपके सामने आएगी पाई अपॉन 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखो कंफ्यूजन बहुत होता है कि किसका मल्टीप्लाई करना है, कि इसका करना है या इसका करना है। तो आप बस ये देखो, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या आएगी डिग्री, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या आएगा रेडियन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्वर्ट डिग्री में तो ऊपर 180 डिग्री, कन्वर्ट रेडियन में तो ऊपर पाई रेडियन। जैसे इसका ही मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आप 90 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसे लिखोगे 90 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 90 से कटेगा ये 2 टाइम, मतलब ये क्या हो जाएगा π/2, किस में आ जाएगा रेडियन में। तो बताओ, ये तो भी हमने पढ़ा था कि π/2 रेडियन जो था वो 90 डिग्री था, और जो 90 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा आपका π/2 रेडियन। इस बार लिखो, चलो और आगे बढ़ो। चलो पढ़े। अच्छा, आपने पढ़ लिया क्या, मैं एक बार दोबारा लिखता हूं। 1 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री आएगा। ये आपका कन्वर्जन है डिग्री टू रेडियन, जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर 1 रेडियन होगा उसे आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 अपॉन पाई, ये हो गया रेडियन टू डिग्री। ये आ गया आपके सामने 2 स्टेप। अब 1 डिग्री में आपके सामने 60 मिनट होती है। 1 डिग्री में कितनी 60 मिनट, मतलब 1 मिनट में अगर मैं डिग्री निकालना चाहूंगा तो बताओ वो मेरे सामने कितनी आ जाएंगी 1/60 डिग्री। भाई 1 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, अगर मैं यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगा तो 60 का क्या कर दूंगा डिवाइड दे दूंगा, मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री। आपको अच्छे से पता है 1 मिनट में, ये रिप्रेजेंटेशन है मिनट का, 1 डैश लगा हो तो मिनट, 2 डैश लगी हो तो सेकंड। 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड। इसका मतलब अगर आप 1 सेकंड में मिनट निकालना चाहो तो कितनी आएंगी 1/60। ये आपके सामने कन्वर्जन किसका है डिग्री टू मिनट। तो आपको ये सिंबल भी याद रखना है कि आप मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 1 डैश से, सिंबल डैश। अगर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे डबल डैश से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो क्लॉकवाइज बनाओगे तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 अपॉन पाई। 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट, या 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 मिनट में 60 सेकंड, या 1 सेकंड में 1/60 मिनट। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल से इसके एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर पढ़ेंगे। तब तक आप मस्त रहो, आराम से खुश रहो। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।